हेलो स्टूडेंट्स, हम व्यतिकरण टॉपिक्स को लेकर बात कर रहे थे। व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी क्या कंडीशंस है, स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें क्या होगी, इनके बारे में हम बात कर चुके थे। और व्यतिकरण का मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने शुरू किया था। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण हमने शुरू किया था और उसमें हमने क्या दिया था कि सर आपने बताया था कि हमने दो वेव्स ली थी, दो तरंगे ली थी। y1 कितना था आपका a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो सेकंड तरंग थी वो थी y2 इक्विवेलेंट a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये दो तरंगे हमने ली थी और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर जब ये दो तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो जो बनने वाली परिणामी तरंग है सर, उसका विस्थापन समीकरण हमने निकाला था। जब ये दो तरंगे आपस में ओवरलैप होगी, जब ये दो तरंगे आपस में ओवरलैप होगी, कोई भी माना ये आपकी पहली तरंग है सर, ये फर्स्ट तरंग है y1 सर, ये दूसरी तरंग है y2। तो जब ये दो तरंगे आपस में ओवरलैप हो रही है, अतिव्यापित हो रही है, तो ओवरलैप होने के बाद में एक नई तरंग का निर्माण होगा। तो जो नई तरंग हमारे पास बनेगी सर, जो नई तरंग हमारे पास बनेगी सर, उस नई तरंग का विस्थापन क्या होगा वो हमें निकालना है। उस नई तरंग का आयाम क्या होगा वो हमें निकालना है। सर उस नई तरंग की कला क्या होगी ये भी हमें निकालना है। ठीक है, आध्यारोपित तरंग का विस्थापन हमें नॉन है सर, इसका विस्थापन कितना है y1, आयाम कितना है a1, कला कितनी है ओमेगा टी। इसका विस्थापन कितना है y2, आयाम कितना है a2 और कला कितनी है ओमेगा टी प्लस 5। तो आप देख रहे हैं आध्यारोपित तरंगों की संपूर्ण डिटेल या जानकारी हमारे पास में होती है, पर जब ये आपस में ओवरलैप होगी और एक नई तरंग का जो निर्माण होगा, उस नई तरंग का विस्थापन क्या होगा, उस नई तरंग की कला क्या होगी, उसका आयाम क्या होगा सर, ये हमें नहीं पता है। इसको यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, परिणामी तरंग का विस्थापन तो हमने आध्यारोपण सिद्धांत से निकाला था। y1 बराबर कितना आता है y1 प्लस y2 बताया था। आध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बनने वाली परिणामी तरंग का विस्थापन, ठीक है, आध्यारोपित तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित है, इसलिए परिणामी तरंग का विस्थापन आध्यारोपित तरंगों के विस्थापनों के सिंपल योग के बराबर होगा। फिर हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट की, और जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया तो कितना आया था a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ओके, फिर हमने इसको साइन a प्लस बी से एक्सपेंड किया, साइन a प्लस से इसको खोला और हमारे पास कितना आया सर, हमारे पास आया a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ 5। ठीक है, फिर a2 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया और क्या किया बताइए सर, मल्टीप्लाई करके कॉमन भी निकाल लो, तो सर हमारे पास ऐसे आ जाएगा सर a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ 5 प्लस a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ 5। अब पहले दो टर्म में देखो, यहां भी साइन ओमेगा टी है, यहां पर भी साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी आप कॉमन निकालें, तो साइन ओमेगा टी जब कॉमन निकालोगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे a1 प्लस ये क्या आएगा a2 कॉस ऑफ 5, और दूसरा आएगा कॉस ओमेगा टी को यहाँ पे अलग कर लो, तो सर यहाँ पे आएगा a2 साइन ऑफ 5। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर हमने क्या किया था कि सर ये जो दो ब्रैकेट्स हमारे पास आ रहे, ठीक है, एक तो कौन है सर, एक तो है a1 प्लस a2 cos ऑफ 5 और सर एक है आपका a2 sin ऑफ 5। ठीक है, इसको हमें एक को लिखना है a cos और एक को हमने लिखा था a sin। एक को हमने क्या लिखा a cos और एक को हमने लिखा a sin। सर किसको cos किसको sin बताएगा, जो cos है उसको cos की टर्म में, जो sin है उसको sin की टर्म में, तो इसको लिखा हमने a cos थीटा और इसको हमने लिखा a sin थीटा। ओके, और जब ये वैल्यू वापस यहां से पुट की, क्वेश्चन नंबर ये कौन है 4 और ये क्वेश्चन नंबर कौन है 5।
वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो कैपिटल वाई कितना आएगा सर, ये आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू में क्या लिखेंगे इसको, ए कॉस थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट आपका ये, दूसरा सर कॉस ऑफ ओमेगा टी, उसको क्या लिखेंगे सर, ए साइन ऑफ थीटा। अब वापस से इसे ए कॉमन निकाल लें और इनसाइड जो बचेगा वो होगा सर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हमने यहां तक काम कर लिया था लास्ट लेक्चर में कि हमने कोई भी दो तरंगे ली, उनका आपस में ओवरलैप कराया और बनने वाली जो परिणामी तरंग है सर उसका विस्थापन कैसे निकालेंगे। सर आधारोपणी कहता है कि अगर तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो तो परिणामी तरंग का विस्थापन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सिंपल योग के बराबर होता है। तो y1 प्लस y2 होगा, या y2 पुट करें, साइन a प्लस b से एक्सपेंड करें, फिर हमारे पास दो ब्रैकेट आएंगे, एक a1 प्लस a2 cos और एक आएगा a2 sin। तो एक को लिखा हमने a cos और एक को लिखा हमने a sin। जहां cos है उसको cos के टर्म में, जहां sin है वहां पे sin के टर्म में। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 वापस पुट करें तो हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो कैपिटल Y है तो ये कौन है सर, ये है ये जो हमारे पास नई तरंग बनी उसका विस्थापन। एक्चुअल में कैपिटल Y कौन है सर, कैपिटल Y है परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन है सर। तो देखो परिणामी तरंग का विस्थापन हम निकाल चुके हैं, पर अभी भी हमारे पास क्या नहीं है सर, ये A कौन है, तो देखो A कौन है, यहाँ पोजीशन देखो, ये क्या होता है विस्थापन, फिर ये क्या होता है आयाम और ये क्या होती है कला। तो ये विस्थापन किसका है, पहली तरंग का, तो आयाम किसका है, पहली तरंग का, कला भी किसकी है, पहली तरंग की। तो ये विस्थापन किसका है, परिणामी तरंग का। तो ये ए कौन है सर, ये आयाम होगा, पर किसका होगा सर, ये होगा परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम होगा ये आपका। और थीटा कौन है, इसकी कला है, या पूरा बोल दो ओमेगा टी प्लस थीटा क्या है, इसकी कला है। तो यहां तक हमने कर लिया था, विस्थापन हमने निकाल लिया था। तो परिणामी तरंग का विस्थापन तो निकाल चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी भी हमें क्या निकालना है, परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा सर, ये हमें नहीं पता। परिणामी तरंग की कला क्या होगी वो भी हमें नहीं पता। तो अभी हमने केवल विस्थापन निकाला था, अभी आयाम और कला हमें निकालना बाकी था। और उसके लिए मैंने बताया था आपको कि आयाम और कला की गणना हम आसानी से कर सकते हैं, आयाम और कला की गणना आप आसानी से कर सकते हो। इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को लेना होगा, ठीक है। परिणामी आयाम और कला गणना हम कहां से करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को वापस से लेंगे और इन दोनों की हेल्प से हम आयाम भी निकाल लेंगे और कला भी निकाल लेंगे। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहले हम निकालेंगे आयाम और फिर क्या निकालेंगे, कला करेंगे। देखिए फर्स्ट हम निकालते हैं पहले आयाम की गणना, आयाम की गणना, और सेकंड हम क्या निकालेंगे, कला की गणना। पहले आयाम निकालेंगे और फिर कला निकालेंगे। पर क्या बताया कि सर अगर आयाम निकालना है या जो कला निकालनी है तो सर उसके लिए समीकरण 4 और 5 को वापस से पुट करना होगा। समीकरण 4 और 5 लीजिए, उसको वापस से काम करना सीखिए। तो देखो समीकरण 4 क्या कहता है, समीकरण 4 था हमारे पास a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई इक्वलेंट क्या है, a cos ऑफ थीटा। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 ये हमारे पास समीकरण 4 था, ठीक है। फिर समीकरण 5 क्या था सर, ये था a2 sin ऑफ फाई इक्वलेंट a sin ऑफ थीटा। सर ये समीकरण नंबर 5 है, समीकरण 4 और समीकरण नंबर 5 है। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है आयाम A। फिर सेकंड सर कला में हम निकालेंगे थीटा, कला में हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो सर ये दोनों ही हम आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं अगर डायरेक्टली बोलूं तो सर आयाम निकालने के लिए हम सिंपल ध्यान रखेंगे 5 इक्वेशन 4 और 5 का क्या करें, स्क्वायर करें और फिर ऐड कर दें। समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर हमें आयाम फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, आयाम। और अगर हम समीकरण 4 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कला। तो आपको ध्यान ऐसे रखना है कि एक बार समीकरण 4 और 5 को लेंगे
और एक बार 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो आयाम आएगा, और भाग देंगे तो कला आएगी। सर कैसे कैसे दिमाग लगाया आपने? तो आप देखो सिंपल ले लो, हमारे पास क्या है सर, ये है a1 प्लस a2 कॉस ऑफ थीटा फाइव बराबर क्या है सर, a कॉस थीटा है सर। ये कौन है, a2 साइन ऑफ फाइव है, बराबर क्या है सर, a साइन ऑफ थीटा है। ये तो हमने कहा सर ये 4 है और ये क्या है 5 है, सर इसका स्क्वायर करके जोड़ो, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ो। हमें क्या चाहिए सर, a चाहिए। तो देखो क्या होगा, इसका वर्ग करो क्या आएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करो क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इधर से इधर ये भी आ जाएगा सर, a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन ऑफ फाइव का होल स्क्वायर। आगे दोनों ओर का हमें क्या करना, वर्ग करना है और वर्ग करके जोड़ना है। सर कैसे, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। क्या बेनिफिट होगा सर, देखो ये क्या है, a स्क्वायर कोस थीटा, सर ये क्या आएगा सर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो सर दोनों से a स्क्वायर कॉमन निकालो तो कितना आएगा सर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बट हम जानते हैं ये कितना होता है 1, तो किसकी वैल्यू आएगी, a स्क्वायर। पर हमें तो क्या चाहिए, a, तो सर इस लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाल दो, रूट, लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाल दो, रूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयाम। हमारे पास क्या आ जाएगा, आयाम। तो क्या समझ में आ रहा है, इस तरह से हम आयाम निकाल सकते हैं। हमारे पास 4 है 5 है, हमें पहले दिमाग लगाना है कि देखो 4 और 5 का स्क्वायर करें तो ये आएगा a स्क्वायर कोस थीटा, सर ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों से आप स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बनेगा सर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो किसकी वैल्यू आएगी, a स्क्वायर की। लास्ट में क्या निकाल देना, रूट क्या आ जाएगा a। तो आप देखो 4 और 5 का स्क्वायर करके क्या किया, ऐड किया, तो हमारे पास आयाम आता हुआ नजर आ रहा है। और सर हमें थीटा चाहिए सर, तो देखो थीटा के लिए ऑलवेज हम tan थीटा काउंट करते हैं। जब भी आपको थीटा निकालना होता है, जब भी कला थीटा निकालनी है, तो जब भी आपको थीटा निकालना होगा तो हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं। और tan थीटा क्या होता है सर, साइन अपॉन कोस होता है। तो आप क्या करें, 5 में 4 का डिवाइड करें, 5 में 4 का डिवाइड कर दें। अगर इक्वेशन देखो 4 में 5 में तो कोस अपॉन साइन, ये तो कोट हो जाएगा, हमें चाहिए 10, तो 5 में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। सर कैसे, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। तो क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस ऑफ 5 अपॉन a2 साइन ऑफ 5 इक्वलेंट क्या आएगा, सॉरी उल्टा कर दिया, 5 में 4 का करना पड़ेगा तो a2 साइन ऑफ 5 अपॉन में क्या आएगा सर, a1 प्लस a2 कॉस ऑफ 5, और यहाँ क्या आएगा सर, a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा। तो देखो a से a कैंसिल हुआ और किसकी वैल्यू आई, tan थीटा, और क्या चाहिए थीटा, तो tan को इनवर्स में ले जाओ। तो आप देख रहे हैं कि हमने सिंपल तौर पे देख सकते हैं, इसको करना बाकी है, पर आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं सर कैसे करना पड़ेगा। कुछ नहीं सर, एक बार 4 5 को लें, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आया हमारा, तो सर a स्क्वायर इसका कॉमन निकलेगा तो ये 1 बन जाएगा, a का मान निकलेगा। और सर डिवाइड करें तो सर a से कैंसिल हुआ, क्या आया, tan थीटा आया। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि आयाम और कला की गणना हम इक्वेशन 4 और 5 को लेकर आसानी से कर सकते हैं। क्या कहा, आयाम और कला की गणना हम आसानी से क्या कर सकते हैं सर, इक्वेशन 4 एंड 5 को लेकर इजी गोइंग कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा सर, बता दिया आपने। इक्वेशन 4 एंड 5 को, इक्वेशन 4 एंड 5 को एक बार लेंगे और क्या करेंगे सर, दोनों समीकरण का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आयाम आ जाएगा। और अगर आप समीकरण 5 में समीकरण 4 का डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो सर हमारे पास क्या आ जाएगी, कला आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, आयाम। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, आयाम। तो पहले क्या है सर, समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो हम क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5 का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़िए। सर कैसे, सर लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करना है और राइट में राइट ऐड करना है। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर दोनों को जोड़ो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ो। कैसे, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। तो पहले इसका स्क्वायर तो कितना आएगा, फिर इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, फिर ये आएगा आपका a2 साइन ऑफ 5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया। कैसे सर, लेफ्ट में लेफ्ट। अब आप इधर आइए, सर ये कौन है, सर ये है आपका
ए कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, ए साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का कर दिया ऐड कर दिया। तो कुछ नहीं किया सर, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर किया और ऐड किया सर। कैसे? लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। आप सर करिए, ये कौन है सर? आप लिखो, ये है सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कौन है सर? ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये है x और ये है y, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो क्या आएगा देखो, तो ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आएगा सर? a2 स्क्वायर cos ऑफ फाई, cos स्क्वायर फाई प्लस क्या आएगा? 2xy। ये क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आएगा? 2xy। तो क्या आएगा? 2a1 a2 cos ऑफ फाई। देखो अभी तक हमने केवल इसको सॉल्व किया, यही है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में कौन है सर? ये है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 आएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वलेंट। आप बताओ ये कौन है सर? ये है a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कौन है? a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आएगा सर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखिए सर, यहां से देखिए तो a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। आप देखो ऐसा यहां पे भी है, कैसे सर? ये कौन है? a2 स्क्वायर। और सर ये कौन है? a2 स्क्वायर। तो सर यहां से भी a2 का कॉमन निकाल, तो यहां भी क्या आएगा? cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। उससे पहले ये लिखो कौन है सर? पहले है a1 स्क्वायर प्लस, अब देखो अब देखो ये कौन है? a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे भी a2 स्क्वायर और यहाँ पर भी a2 स्क्वायर, दोनों से a2 स्क्वायर कॉमन निकालो। तो सर हमारे पास अंदर क्या आएगा सर? ये आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ओके, अब कौन बचा सर? ये बचा। तो लिखिए कितना है? 2a1 a2 cos ऑफ फाई इक्वलेंट। आप देखो क्या है सर? यहाँ पे कौन है सर? a स्क्वायर cos थीटा। सर ये कौन है? a स्क्वायर sin थीटा। तो a स्क्वायर कॉमन आएगा इसमें से, और अंदर क्या आएगा सर? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट वी नो, हम जानते हैं ये भी कितना होता है? 1, और सर ये भी कितना होता है? 1। दोनों ही क्या होता है? 1 होता है सर। सर ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। तो किसकी वैल्यू आ रही है सर? a स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आ रही है? a स्क्वायर की। सोल्व करें तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर इक्विवेलेंट कितना आएगा? सर ये आ गया आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। ये किसकी वैल्यू आ गई? a स्क्वायर की। और सर हमें क्या चाहिए सर? a चाहिए हमें। तो आयाम तो a ही है ना आपका। a कौन है सर? परिणामी तरंग का आयाम। तो यहां से देखो a स्क्वायर आ रहा है, तो क्या निकाल दो? रूट। हमें चाहिए a, तो आप दोनों ओर क्या करें? रूट निकालने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। तो a इक्विवेलेंट कितना आएगा? फिर आएगा रूट ऑफ दिस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये परिणामी तरंग के आयाम को रिप्रेजेंट करता है। जो समीकरण आपका 7 है सर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये परिणामी तरंग के आयाम के सूत्र को व्यक्त करता है, जहां हम पूरा लिख सकते हैं क्या सर? a कौन है सर? a है परिणामी तरंग का आयाम। ओके सर, ये a1 कौन है सर? a1 है प्रथम तरंग का आयाम। सर ये a2 कौन है सर? ये है द्वितीय तरंग का आयाम। ठीक है, और सर फाई कौन है? तो आप देखो फाई था दोनों तरंगों के मध्य कलांतर। फाई कौन है? दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है। तो इस तरह से हमने पहले क्या निकाला? ध्यान रखना, a1 a2 कौन है? आध्यारोपी तरंगों के आयाम। सर फाई क्या है सर? दोनों तरंगों के मध्य कलांतर होता है। और सर कैपिटल A कौन है सर? कैपिटल है परिणामी तरंग का आयाम। तो समीकरण 4 और 5 को हमने लिया और वर्क किया और ऐड किया, तो क्या मिल गया सर? हमें आयाम मिल गया। क्या मिल गया सर? हमें आयाम मिल गया। अब सेकंड स्टेप क्या थी सर? सेकंड स्टेप थी हमें कला की गणना करनी। तो कला कौन है सर? थीटा। कला कौन है सर? थीटा है। देखो वैसे तो ये था हमारे पास में,
सर y1 कितना था, a1 साइन ऑफ, हमारे पास जो कैपिटल Y आया सर, कैपिटल Y कितना है सर, ये है कैपिटल A साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। तो ये कैपिटल Y हमने फाइंड आउट कर लिया, आयाम सर फाइंड आउट कर लिया। अब सर कौन है कलागुण सर, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो देखो ओमेगा टी तो ऑलरेडी हम जानते हैं, ये तो आधारूपी तरंगों में आ रहा है, ओमेगा टी तो आधारूपी तरंगों कला में इन्वॉल्व है पहले। तो कितना है सर, y1 कितना है, a1 sin ओमेगा टी, y2 कौन है सर, a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो आप देखो ये तो हम ऑलरेडी नॉन है आधारूपी तरंगों में, नई चीज क्या है सर, थीटा। सर थीटा एक नया टर्म है जो हमारे लिए अननोन है। तो सर हमें केवल थीटा निकाल लेंगे तो कला ओमेगा टी प्लस थीटा को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसलिए केवल और केवल किस पे काम करेंगे, थीटा पे, क्योंकि ओमेगा टी तो ऑलरेडी हमें नॉन है। तो इसलिए क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कला की गणना। क्या करना है सर, कला की गणना करेंगे, कला हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय थीटा, कला हमें निकालनी है। सर कला किस तरह से निकालेंगे, तो देखो कला के लिए बता दिया कि आयाम कैसे निकालते हैं। सर आयाम तो निकालते हैं, इक्वेशन 4 और 5 का स्क्वायर करो, वर्ग करो और जोड़ दो। समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पे आयाम आएगा, और समीकरण 5 में समीकरण 4 का क्या करो, भाग करो, डिवाइड करो, तो क्या आएगी, कला आएगी। क्योंकि हमें क्या चाहिए, tan थीटा, क्या चाहिए, tan थीटा। तो आप देखो 5 में 4 का डिवाइड करो तो क्या आएगा, a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। तो a से a कैंसिल होगा और sin अपॉन cos क्या होगा, tan थीटा होगा, और tan थीटा से हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि समीकरण 5 में 4 का डिवाइड करने पे, समीकरण 5 में समीकरण 4 का डिवाइड करने पे, भाग देने पर, कैसे, तो वही राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का। तो कितना आएगा सर, इधर तो हमारे पास आ जाएगा a2 साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई, इक्विवेलेंट क्या आएगा बताइए। तो इधर आएगा आपका a साइन ऑफ थीटा अपॉन में कौन है सर, a कॉस ऑफ थीटा। इससे सर a से ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है। तो हमारे पास क्या आया सर, tan थीटा इक्विवेलेंट कितना आ गया सर, ये आ गया a2 साइन ऑफ फाई अपॉन में कौन है सर, a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। इस तरह से हमने tan थीटा निकाल लिया, और यहां से हम थीटा भी निकाल सकते, कैसे सर, tan को इनवर्स में लेकर आ जाओ। तो क्या आएगा थीटा सर, tan इनवर्स कितना होगा सर, ये होगा a2 साइन ऑफ फाई अपॉन में कौन है सर, a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई। तो देखो इस तरह से हमने परिणामी तरंग का जो गणितीय विश्लेषण है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, दो तरंगे ली, उनका हमने औरलेपन किया, आधारोपण किया। जब दोनों तरंगे आपस में औरलेप होती है तो एक परिणामी तरंग, नई तरंग का निर्माण होता है। तो उस नई तरंग का विस्थापन क्या होगा, कैपिटल Y, वो हमने निकाला। फिर नई तरंग का आयाम a क्या होगा, कैपिटल A, वो हमने कैलकुलेट किया। और फिर नई तरंग की कला थीटा का मान क्या होगा, वो भी हमने निकाला। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर भी अभी थोड़ा बहुत काम और हम करेंगे। सर क्या सर, यहाँ हम तीव्रता की बात और करेंगे। जो वेव्स होती है, तरंगे होती है, तो देखो अगर उसमें आयाम है तो उसमें तीव्रता भी होगी, इंटेंसिटी भी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि परिणामी तरंग की तीव्रता की गणना। तो अभी हमने क्या निकाला, विस्थापन, फिर हमने क्या निकाला, आयाम, और फिर हमने क्या निकाली, कला। कंटिन्यूटी में हम एक टॉपिक और निकालेंगे कि परिणामी तरंग की तीव्रता की गणना हम करेंगे। परिणामी तरंग की हम क्या निकालेंगे, तीव्रता भी निकालेंगे। तो निकालिए इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका तीव्रता की गणना। कैपिटल आई, तीव्रता की गणना। तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम आयाम की हेल्प लेंगे। हमने अभी अभी आयाम निकाला हुआ है कि परिणामी तरंग का आयाम हमारे पास में क्या होता है। तो बताया था हमने कि जो परिणामी तरंग है आपकी, परिणामी तरंग का आयाम
कितना निकाला सर, कैपिटल ए कितना है, रूट ऑफ दिस कितना आया, तो ये आया आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ y। सर ये है परिणामी तरंग का आयाम। अब हमें क्या निकालनी है सर, सर हमें निकालनी है तीव्रता, इंटेंसिटी निकालनी है, तीव्रता निकालनी, परिणामी तरंग की तीव्रता निकालना। तो सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालें, तो आप इसके लिए ध्यान रखें कि तीव्रता, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो हमेशा उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। क्या कहा, कोई भी तरंग हमारे पास में है, y1 तरंग है, y2 तरंग है या फिर परिणामी तरंग है, तो कोई भी जो तरंग है सर उसकी जो तीव्रता है सर वो ऑलवेज क्या होती है सर, उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती। जैसे हमने कहा सर पहली तरंग कौन है सर, y1, इसका आयाम कितना है सर, a1 sin ओमेगा t, सर ये है पहली तरंग। फिर सर दूसरी तरंग y2, सर ये कौन है सर, a2 sin ऑफ ओमेगा t। फिर कौन है परिणामी तरंग y, सर कौन है, a sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, ओमेगा t प्लस थीटा। सर ये है पहली तरंग, सर ये है दूसरी तरंग, और सर ये है परिणामी विस्थापन, परिणामी तरंग। तो सर पहली तरंग की तीव्रता लेते सपोज कितनी है, I1 है, ठीक है सर। दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी है, I2 है, माना पहली तरंग की तीव्रता कितनी है, I1 है, और दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी है, I2 है। तो क्या कहेंगे कि सर प्रत्येक तरंग की जो तीव्रता है वो सदैव उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती। कोई भी तरंग की तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और तीव्रता किसकी है, पहली तरंग की, तो आयाम भी किसका होगा, पहली तरंग का। तीव्रता किसकी है, दूसरी तरंग की, तो आयाम भी किसका होगा, दूसरी तरंग का। तो देखो पहली तरंग की तीव्रता कितनी है, I1, तो पहली तरंग की तीव्रता क्या होगी सर, पहली तरंग का आयाम कितना है, A1, इसके वर्ग के समानुपाती होगा। पहली तरंग की तीव्रता प्रथम तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगा, स्क्वायर के। ऐसे ही सर दूसरी तरंग की तीव्रता है तो फिर आयाम भी किसका लेना, दूसरी तरंग का। पर रिलेशन वही है कि तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। पर अब आयाम किसका है, पहली तरंग का, तो तीव्रता किसकी होगी, पहली तरंग की। आयाम किसका है, द्वितीय तरंग का, तो तीव्रता किसकी होगी, दूसरे तरंग की। तो आप यहां से आप निकालिए सर I1 बराबर कितना आएगा सर, I1 समानुपाती इसमें है, बराबर में है, तो कितना आएगा, KA1 स्क्वायर। ऐसे ही सर यहां से I2 निकालो, तो I2 बराबर कितना आएगा सर, KA2 स्क्वायर। आगे तो ये रिलेशन सबके लिए लिखा जा सकता है कि तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। उस आयाम किसका है, पहली तरंग का, तीव्रता किसकी होगी, पहली तरंग की। आयाम किसका है, दूसरी तरंग का, तीव्रता किसकी होगी, दूसरी तरंग की। अब बताइए हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है परिणामी तरंग की तीव्रता। तीव्रता किसकी निकालनी है, परिणामी तरंग की। तो फिर आयाम भी हमें किसका लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी सर, परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। तो I इक्विवेलेंट कितना आएगा, KA स्क्वायर आएगा। तो यहां से हम तीव्रता निकाल, परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे निकली सर, I इक्विवेलेंट KA स्क्वायर। फिर कैसे सर, क्यों, क्योंकि सर A का मान हमने निकाल रखा है, ये रहा परिणामी तरंग का आयाम हमें पता है, तो उसकी तीव्रता निकाली जा सकती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता क्या बोलेंगे, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगा सर, I समानुपाती क्या होगा, A स्क्वायर। तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। पर अगर पहली तरंग है तो तीव्रता, आयाम किसका है, पहली तरंग का, तो तीव्रता किसकी होगी, पहली तरंग की। आयाम किसका है, दूसरी तरंग का, तो तीव्रता किसकी होगी, दूसरी तरंग की। तो हम बोलेंगे I समानुपाती A स्क्वायर। तो अब लिखो, आप क्या लिखेंगे, I इक्विवेलेंट क्या आएगा, KA स्क्वायर। I इक्विवेलेंट क्या आएगा, KA स्क्वायर, जहां I कौन है, परिणामी तरंग की तीव्रता, और A कौन है, परिणामी तरंग का आयाम। तो सर आयाम तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ये रहा, तो यहाँ से आयाम का मान उठाओ और यहाँ लाके रखिए। तो कुल मिला के हमारे पास जो तीव्रता आएगी वो आएगा K, और किसकी वैल्यू को सर, A स्क्वायर की। तो इसका स्क्वायर निकाल दो, तो वर्ग करो तो क्या आएगा, तो ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने काम किया। क्या किया सर, कुछ नहीं, हम जानते हैं तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता, तो आयाम भी किसका लेंगे, परिणामी तरंग का। तो I इक्वल क्या है, KA स्क्वायर, और A की वैल्यू उठा हम जानते हैं, तो यहाँ से उठा के पुट किया। आगे सोल्व करिए सर, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा सर, ये करेंगे तो I इक्विवेलेंट कितना आएगा,
तो ये आएगा के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस क्या बताइए, तो ये आएगा 2k A1 A2 cos ऑफ 5, 2k A1 A2 cos ऑफ 5, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब हमें यहां से देखना कि सर ये हमारी परिणामी तीव्रता है, तो हम यहां पर भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला आ गया। और हम चाहें तो इसको I1 और I2 के टर्म में भी लेकर आ सकते हैं, जैसे आयाम आयाम के पदों में होता है, तो तीव्रता भी तीव्रता के पदों में लिखी जा सकती है, कैपिटल I I1 I2 के पदों में लिखा जा सकता है। तो अब हम चाह रहे हैं कि सर ये I1 I2 के पदों में आ जाए, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि सर पहली तरंग की तीव्रता है, तो सर किसके समानुपाती होगी, सर पहली तरंग के आयाम के वर्ग के, तो I1 समानुपाती क्या होगा सर A1 स्क्वायर। तो सर यहां से आप देखेंगे तो I1 इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा के A1 स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, तो हो गया ये आपका। इसके बाद में सर ऐसे लिखो आप, सर I2 कौन है सर, ये द्वितीय तरंग की तीव्रता है, तो क्या होगा सर दूसरी तरंग की तीव्रता दूसरे तरंग के आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होगा, तो I2 समानुपाती क्या होगा A2 स्क्वायर। तो सर यहां से आप देखो I2 इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा के A2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो हमने किसकी वैल्यू निकाली I1 की, और किसकी निकाली I2 की, रिलेशन वही यूज किया। अभी देखो यहाँ पर वही किया, यहाँ पर वही करें, तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, पर आयाम किसका है पहली तरंग का, तो तीव्रता किसकी होगी पहली की, आयाम किसका है दूसरे का, तीव्रता किसकी है दूसरे की, आयाम किसका है परिणामी, तीव्रता किसकी है परिणामी। ठीक है, स्टेटमेंट वही है। तो सर यहां से हमने सोल्व किया, तो देखो ये कौन बन गया I1 और ये कौन बन गया I2। ठीक है, आप देखो क्या हो रहा है सर, कैपिटल I बराबर क्या है सर, ये है कौन आपका I1 प्लस ये कौन बन गया I2। तो देखो सर ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, प्लस सर इसको भी I1 I2 के रूप में लिखो, सर इसको भी I1 I2 के रूप में लिखो। तो देखो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया थोड़ा, 2 इंटू, देखो एक A1 है एक A2 है, हमने k के दो टुकड़े किए, कैसे लिखा रूट के इंटू रूट के, हम जानते हैं रूट के इंटू रूट के क्या होगा के, वजह से क्या होता है रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, तो रूट के इंटू रूट के क्या होगा के होगा, तो के को हम दो भागों में डिवाइड करें, रूट के इंटू रूट के। ठीक है, और इन दोनों में से एक भाग को A1 के साथ लिखो और एक भाग को A2 के साथ लिखो। तो हमने क्या किया, एक रूट के को A1 के साथ पुट कर दिया और दूसरे रूट के को A2 के साथ पुट किया, और इनटू में कौन है सर cos ऑफ 5, इनटू में कौन है cos ऑफ 5। तो क्या बेनिफिट होगा सर, हमने क्या किया सर के को तोड़ा, क्या किया रूट के इंटू रूट के कर दिया, और एक रूट के को A1 के साथ लगाया और एक रूट के को A2 साथ। सर क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि सर देखो ये क्या बन गया I1, ये क्या बन गया I2, सर इसको भी I1 I2 बनाना है। तो आप देखो अगर मैं इसका रूट निकालूं तो देखो रूट I1 कितना आएगा, देखिए आप रूट I दोनों तरफ रूट लो, तो देखो A1 इसका रूट क्या होगा A1 और K का रूट क्या आएगा रूट K, तो ये आएगा रूट K और A1 इसका रूट क्या होगा A1। और सर अगर मैं यहां से रूट I2 निकालूं तो सर ये आएगा रूट K और क्या आएगा A। तो आप देखो ये रूट के A1 कौन है रूट I1 और ये रूट के A2 कौन है, ये है रूट I2। तो आप देखो ये I1 बन गया, ये I2 बन गया और ये बन गया रूट I1 और ये बन गया रूट I2। तो कुल मिला के हमारे पास जो तीव्रता इंटेंसिटी आई सर वो आई I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और cos ऑफ 5। तो सर ये हमारी कौन है सर परिणामी तरंग की तीव्रता है। अगर पूरा लिखें हम लोग तो I कौन है सर परिणामी तरंग की तीव्रता, I1 कौन है सर I1 है प्रथम तरंग की तीव्रता, और I2 कौन है सर द्वितीय तरंग की तीव्रता, और phi कौन है सर दोनों तरंगों के मध्य कलांतर, दोनों तरंगों के मध्य क्या है कलांतर है सर। ठीक है, तो आप देखो ये इस तरह से हमने तीव्रता भी फाइंड आउट करेंगे। तीव्रता वैसे यहां पर भी थी, ये भी आपकी तीव्रता ही है, पर ये जो तीव्रता है सर वो है आयाम के पदों में A1 A2 के पदों में आ रही, लेकिन हमने क्या किया सर तीव्रता को तीव्रता के पदों में फाइंड आउट करने के लिए हमने वैल्यू किसकी निकाली I1 की, फिर किसकी निकाली I2 की। तो आप देखो ये क्या बना I1, ये क्या बना I2, और हमने k को डिवाइड किया रूट k और रूट k, और एक को हमने लगाया A1 के साथ और एक को लगाया हमने A2 के साथ, तो ये क्या बना रूट I1
और ये क्या बना रूट I2। तो इस तरह से हमने परिणामी तरंग का आयाम भी निकाल लिया, परिणामी तरंग की कला भी निकाल ली, ठीक है, और परिणामी तरंग की तीव्रता भी निकाल ली। तो ये था व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। तो देखो व्यतिकरण को मुख्यतः हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा व्यतिकरण होता है उसको सर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सर दो भाग कौन से हैं? तो देखो एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण, एक तो क्या होता है संपोषी व्यतिकरण होता है, और एक होता है सर विनाशी व्यतिकरण। एक क्या होता है विनाशी व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण दो, व्यतिकरण को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण और नंबर 2 विनाशी व्यतिकरण। क्वेश्चन बनता है सर कौन सा संपोषी होता है, सर कौन सा विनाशी होता है। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन पे आइए, फिर हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे भी चलेंगे। तो संपोषी व्यतिकरण किसे कहेंगे? तो कोई भी व्यतिकरण संपोषी कब होगा, कोई भी व्यतिकरण सर विनाशी कब होगा? सर वो डिपेंड करता है, देखो एक तो हमारे पास आयाम है और एक हमारे पास तीव्रता है, कि आपने दो तरंगें ली, उनको माध्यम में संचरण कराया, आपस में ओवरलैप हुई, नई तरंग बनी और नई तरंग का विस्थापन निकाला, आयाम निकाला, तीव्रता निकाली। तो जो परिणामी तरंग है उसका आयाम और तीव्रता, उस परिणामी तरंग का जो आयाम और तीव्रता है सर उसके मानों के आधार पे कि हमें आयाम तीव्रता कितनी मिल रही है, आयाम तीव्रता अधिकतम मिल रहे हैं क्या, आयाम तीव्रता न्यूनतम मिल रहे हैं क्या। तो आयाम और तीव्रता के मानों के आधार पे, आयाम और तीव्रता के मानों के आधार पे ही हमने डिवाइड किया, आयाम और तीव्रता के मानों के आधार पे हमने डिवाइड किया कि एक बार बना संपोषी और एक बार बना विनाशी। एक बार क्या बना, एक बार बना संपोषी व्यतिकरण और सर एक बार क्या बना सर विनाशी व्यतिकरण। एक बार हमने कहा संपोषी, एक बार हमने कहा विनाशी। तो सर कब संपोषी कहेंगे कब विनाशी कहेंगे? तो बहुत सिंपल है, ऐसा व्यतिकरण जब आपको आयाम भी क्या मिले मैक्सिमम और तीव्रता भी क्या मिले मैक्सिमम, आयाम भी क्या मिले मैक्सिमम, तीव्रता भी क्या मिले मैक्सिमम। तो ऐसे व्यतिकरण को हम बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे? संपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। लेकिन ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम भी क्या है मिनिमाइज और तीव्रता भी क्या है मिनिमाइज, ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम भी क्या मिला आपको न्यूनतम और तीव्रता भी क्या मिली न्यूनतम, तो ऐसे व्यतिकरण को हम क्या बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। तो कुल मिला के हमने व्यतिकरण को दो भागों में डिवाइड किया, व्यतिकरण को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक को हमने बोला संपोषी व्यतिकरण और एक को हमने बोला विनाशी व्यतिकरण। संपोषी कौन सा है? जहां आयाम और तीव्रता दोनों अधिकतम प्राप्त हो वो संपोषी, और जहां आयाम तीव्रता दोनों क्या हो न्यूनतम प्राप्त हो तो वो क्या होंगे विनाशी। जहां आयाम तीव्रता क्या हो अधिकतम संपोषी और जहां आयाम तीव्रता क्या हो न्यूनतम वो क्या होंगे विनाशी होंगे। तो सर संपोषी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? तो वो सिंपल है, ऐसा व्यतिकरण, ऐसा व्यतिकरण जहां आयाम और तीव्रता दोनों अधिकतम हो, ऐसा व्यतिकरण जिसमें आयाम और तीव्रता दोनों अधिकतम प्राप्त होते हो या अधिकतम हो, सर क्या कहलाता है संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और सर ऐसा व्यतिकरण जिसमें आयाम और तीव्रता क्या हो न्यूनतम हो, सर विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो इस तरह से हमने व्यतिकरण को दो भागों में डिवाइड कर लिया, व्यतिकरण, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें और व्यतिकरण का विश्लेषण, उसमें परिणाम का आयाम निकाला, कला निकाली, विस्थापन निकाला, तीव्रता निकाली, और अब हम कर रहे हैं व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण को दो भागों में डिवाइड किया गया, संपोषी और विनाशी। जहां आयाम तीव्रता क्या हो अधिकतम वो संपोषी व्यतिकरण, जहां आयाम तीव्रता क्या हो न्यूनतम वो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम संपोषी और विनाशी की बात करेंगे। जैसे संपोषी में कहा सर आयाम तीव्रता अधिकतम होता है पर कितना आयाम होता है, तीव्रता कितनी होती है अधिकतम है पर कितना, इसकी मान फाइंड आउट करो कि संपोषी में आयाम अधिकतम पर कितना है। ये जो हमने आयाम निकाला हुआ है, देखो ये हमने जो आयाम निकाला हुआ है सर ये है परिणामी तरंग का आयाम, ठीक है। पर संपोषी में तो आयाम अधिकतम होगा, विनाशी में आयाम न्यूनतम होगा। तो कितना होगा सर अधिकतम होता है, इसकी मान कितना होगा न्यूनतम, यहाँ आयाम न्यूनतम होगा पर इसकी है ना मान कितना होगा। ऐसी तीव्रता अधिकतम या तीव्रता न्यूनतम, इसका मान हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि व्यतिकरण के प्रकार। सर दो प्रकार होते हैं संपोषी और विनाशी, जहां आयाम तीव्रता न्यूनतम होते हैं वो विनाशी, जहां आयाम तीव्रता अधिकतम हो वो संपोषी। पर इसको हम डिटेल में करेंगे कि संपोषी क्या है, फिर इसका आयाम तीव्रता फाइंड आउट करेंगे, विनाशी क्या है, विनाशी आयाम तीव्रता फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास लेक्चर में हम शुरू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।